तो अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट 3D स्केलिंग की। ओके, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा 2D की बात करें तो 2D में क्या होता था, अगर ये 2 डायमेंशनल है, ये है आपका y एंड ये है आपका x, तो होता क्या था, अगर कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हम लोग क्या करते थे, इसके साइज को या तो हम लोग इनलार्ज करते थे या तो हम लोग छोटा करते थे, यानी कि कुछ इसको इस प्रकार से ऐसे कर देते थे या कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये क्या होता था स्टूडेंट, स्केलिंग होता था, इसके साइज को छोटा करना या बड़ा करना, है ना, सिमिलर। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लेंथ को बढ़ा दिया या सिर्फ आपने ब्रेथ को घटा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सिमिलरली पैरेलली एक साथ पढ़ते थे, है ना। जिस प्रकार से आप किसी चीज को इनलार्ज करते हैं, स्क्रेच करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ठीक इसी प्रकार से होता है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 3 डायमेंशनल स्केलिंग की। तो 3 डायमेंशनल में स्केलिंग कैसे परफॉर्म होता है। 2 डायमेंशनल आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 3 डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एक्सिस बना लिया जाए सबसे पहले, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका y, दिस इज x एंड दिस इज z। नाउ ये सारे जो हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें स्केलिंग परफॉर्म करना है। स्केलिंग मीन्स या तो हम इसके साइज को इनलार्ज करेंगे या छोटा करेंगे। तो मान लिया जाए हम इसके साइज को इनलार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। हमने क्या किया, इसके साइज को इनलार्ज कर दिया। ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो फिगर बनने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो अंदर में है ये पहले कुछ ऐसा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे स्केलिंग परफॉर्म कर दिया। तो ये जो ब्लू वाला है ये है आपका बिफोर स्केलिंग, और ये जो आपका रेड वाला है ये है आफ्टर स्केलिंग, ठीक है, आफ्टर स्केलिंग। तो स्केलिंग में आखिर होता क्या है ये बताइए। स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि x, जैसे अगर 3 डायमेंशन है तो इसके 3 आयाम होंगे, यानी कि इसका डायमेंशन 3 तरफ होगा, x तरफ, y तरफ और z तरफ। यानी कि इसका लेंथ और ब्रेड्थ तो होगा ही, साथ ही साथ इसका हाइट या डेप्थ जिसे हम बोले वो भी होगा। इसका मतलब तीनों आयाम में, तीनों डायमेंशन में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो उसका कुछ एक फैक्टर होगा। जैसे कि हम बोले अगर कि जैसे मान लिया जाए ये कोई, मान लिया जाए जैसे ये एक रुमाल है, ठीक है। हमने अगर मान लिया जाए इसे 1/2 से स्केल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1/2 से अगर हमने स्केल किया, इसका मतलब हम इसके साइज को आधा डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, साथ साथ आपको देखना है, ये अगर ऐसे हो रहा है, 1 मिनट, ये आपका ऐसे हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका ये लेंथ कम हो रहा है और ये ऐसे हो जाएगा। अब होगा ये 1/2 से, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से आप समझिए। देखिए, ये अगर मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये तो 2 डायमेंशन है, तो चलिए 2 ही डायमेंशन की बात करते हैं। ये है आपका लेंथ, ये है आपका ब्रेथ। इसका मतलब अगर हम 1/2 से हम इसको स्केल कर रहे हैं, 1/2 मतलब 0.5 से, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका लेंथ होगा या सिर्फ आपका जो ब्रेथ है वो ऐसे हो जाएगा। आपका लेंथ भी देखिए ऐसे आधा होगा, ठीक है, और आपका जो ब्रेथ है स्टूडेंट वो भी ऐसे आधा हो जाएगा। तो ये होगा स्केलिंग करने के बाद इतना आएगा, ठीक है, ये आया। तो आप अगर देखिएगा तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एग्जैक्टली अगर आप हाफ कीजिएगा तो इसका एग्जैक्टली हाफ होगा कुछ ये होगा इसका एग्जैक्टली हाफ। हुआ या नहीं हुआ, आई बात समझ में। यानी कि जो अगर 2 डायमेंशनल की बात करें तो दोनों डायमेंशन, या 3 डायमेंशनल की बात करें तो तीनों डायमेंशन उसके क्या होते हैं। जैसे 3 डायमेंशनल की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, मान लिया जाए ये एक बॉक्स है, देखिए अब तो दिख रहा होगा बॉक्स है, ठीक है। ये जब बॉक्स है तो इसका 3 डायमेंशन है। एक तो इसका ये, अगर इसको ऐसा रखे तो ये इसका लेंथ हो गया, ठीक है, ये इसका ब्रेथ हो गया, और ये जो है ये इसका डेप्थ है, ये क्या है, इसका हाइट है। अब अगर हम इसमें स्केलिंग परफॉर्म करेंगे, यानी या तो इसके साइज को इनलार्ज करें
या तो इसके साइज को हम कम करें, सेपरेट साइज को, तब क्या होगा, अगर हम 0.5 से कर रहे हैं या मान लीजिए 2 से कर रहे हैं, स्केलिंग फैक्टर हमारा 2 है, यानी 2 मतलब क्या, 2 गुना करना। तो 2 गुना करने का ये मतलब हुआ कि सिर्फ एक डायमेंशन है, ऐसा नहीं कि हम लेंथ को सिर्फ 2 गुना कर दिए या सिर्फ ब्रेथ को 2 गुना कर दिए या डेप्थ को, नहीं, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ जो है ये तीनों क्या होगा, 2 गुना होगा, तब ये होगा आपका स्केलिंग। यानी कि जो हमारा तीनों डायमेंशन है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, ठीक है, ये हमारा कोई रेक्टेंगल है, ये तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए रेक्टेंगल देखने में हालांकि नहीं लग रहा है, ठीक है, तो अब लग रहा है देखने में, हाँ परफेक्ट रेक्टेंगल है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो है स्टूडेंट, ये 6 यूनिट 6 है, इसका यूनिट 4 है, सेंटीमीटर मीटर आपको जो लेना है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, स्केलिंग फैक्टर दिया हुआ है, हमें स्केलिंग फैक्टर दिया हुआ है 2, ठीक है, इस मतलब स्केलिंग फैक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से इसे यानी कि 2 गुना इंक्रीज करना है। तो हम इसके लेंथ को 2 गुना इंक्रीज करेंगे और इसके ब्रेथ को भी 2 गुना इंक्रीज करेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ये अब हो गया 12 और ये हो गया 8। ये होता है स्केलिंग। ठीक इसी प्रकार 3 डायमेंशन में भी होगा। लेकिन अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान देना है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो है वो लेंथ को किसी और स्केलिंग फैक्टर से और ब्रेथ को किसी और स्केलिंग फैक्टर से स्केल करें? या अगर हमारे पास 3 एक्सिस है तो हम जो हमारा x एक्सिस है, जो हमारा लेंथ है, उसे हम किसी और फैक्टर से, y को किसी और फैक्टर से और z को किसी और फैक्टर से करें। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मान लिया जाए, कहां गया वो, नीचे चला गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये बॉक्स की बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये 3 डायमेंशन है, तो हम क्या ऐसा नहीं सोच सकते कि इसका जो, देखिए अगर इसे हम लेंथ बोले तो इसके लेंथ को तो हम थोड़ा कम कर दें। मान लिया जाए इसके लेंथ को हम क्या चाह रहे हैं कि 0.5 स्केलिंग फैक्टर से ये कम हो, यानी इसका लेंथ आधा हो जाए। लेकिन हम चाह रहे ब्रेथ इसका 2 स्केलिंग फैक्टर से स्केल हो, यानी ब्रेथ इसका 2 गुना हो जाए। और हाइट को हम चाह रहे, जो हमारा डेप्थ है उसे हम चाह रहे कि 1 स्केलिंग फैक्टर से वो स्केल हो, यानी इसका डेप्थ सेम का सेम रहे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या हम अलग अलग नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और वहां पे हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो डायमेंशन है, मींस जो आपका लेंथ हो गया, जो आपका ब्रेथ हो गया और जो आपका डेप्थ हो गया स्टूडेंट, इन तीनों को आप क्या कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, इन तीनों को अलग अलग स्केलिंग फैक्टर से आप स्केल कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि लेंथ को 2 गुना कर दें, ब्रेथ को आधा कर दें और डेप्थ को सेम का सेम रहने दें। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं और देखते हैं आखिर किस प्रकार से ये जो है परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे हम रिमूव करते हैं थोड़ा सा। तो अब बात आता है स्टूडेंट स्केलिंग फैक्टर का। अब स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, हमने आपको 2 डायमेंशनल में समझाया था। स्केलिंग फैक्टर मींस वह न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे हमें स्केलिंग को परफॉर्म करना है। जैसे अगर हमारा स्केलिंग फैक्टर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इस जो ऑब्जेक्ट है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब वो 2 गुना हो जाएगा। अगर 0.5 दिया हुआ है या 1/2, इसका मतलब हाफ हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहा क्या कि x में अलग डायमेंशन से, y में किसी अलग आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू से और z एक्सिस में किसी अलग न्यूमेरिकल वैल्यू से अलग अलग स्केलिंग फैक्टर से स्केल हो रहा है। तो आखिर वो कैसे परफॉर्म होगा? तो उसके लिए अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे पास sx होना चाहिए, हमारे पास sy होना चाहिए और हमारे पास sz होना चाहिए। अब ये sx, sy और sz क्या है? तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपका स्केलिंग फैक्टर। क्या है ये? स्केलिंग फैक्टर। और ये स्केलिंग फैक्टर आपको गिवन रहेगा, मतलब इससे न्यूमेरिकल तो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते, लेकिन मतलब कि अगर आपको कभी न्यूमेरिकल बनाना हो या कुछ भी करना हो तो स्केलिंग फैक्टर आपको गिवन रहता है। हमने 2 डायमेंशन में किया था स्टूडेंट, तो आपको याद होगा कि हमें sx और sy दिए होते थे और sx और sy को क्या बोलते थे हम? स्केलिंग फैक्टर। जैसे हम ट्रांसलेशन अभी पढ़े तो ट्रांसलेशन में हमें क्या पता रहता है? tx, ty और tz, है ना। tx, ty, tz हमें मालूम नहीं रहता है, लेकिन हम निकाल लेते हैं ना, हम निकाल लेते हैं x
जो न्यू एक्स का कोऑर्डिनेट है और जो ओल्ड एक्स का कोऑर्डिनेट है उससे निकाल लें, लेकिन हमें दिया हुआ रहता है, ठीक है, लिखा हुआ रहता है कि एक्स डायरेक्शन में इतना मूव किया और वाई डायरेक्शन में इतना मूव किया, तो हम लिख लेते हैं टी एक्स इक्वल्स इतना और टी वाई इक्वल्स इतना, है ना। ठीक इसी प्रकार यहां पे क्या दिया हुआ रहेगा आपको स्केलिंग में कि एस एक्स यानी कि एक्स एक्सिस में इतने से आपको स्केल करना है और एस वाई में इतने से स्केल करना है। 3 डायमेंशन है अगर, तो एस एक्स, एस वाई और एस जेड यानी तीनों एक्सिस के स्केलिंग फैक्टर आपको गिवन होंगे। तो इन तीनों स्केलिंग फैक्टर का यूज करके अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को लिखेंगे स्टूडेंट। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, कोई कष्ट? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3D स्केलिंग की बात कर लेते हैं। हमने 2 डायमेंशनल को पढ़ लिया है। तो जनरल मैट्रिक्स जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो कहता है P डैश इक्वल्स P इंटू डी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि अगर हमें न्यू कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ओल्ड कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया ताकि यहाँ T की जगह हम एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख सके। आइदर हमें 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ परफॉर्म करने हो, हम सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। एक बार जस्ट ओल्ड कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, स्केलिंग को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रो मेजर ऑर्डर में एंड कॉलम मेजर ऑर्डर में। हालांकि ये सेम आएंगे वैल्यूज। अगर आप स्केलिंग की बात करें तो स्केलिंग में जो होता है वो सेम आता है। क्यों आता है सेम, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर मैं रो मेजर की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इधर लिखते हैं रो मेजर यहां हो जाएगा, कॉलम मेजर इधर हो जाएगा, है ना। तो यहां पे लिखते हैं, ठीक है, रो मेजर, रो मेजर। तो रो मेजर में क्या हो जाएगा आपका, P डैश इक्वल्स P डैश इक्वल्स P इंटू एस। अब ये P क्या है, S क्या है, जस्ट T है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता था ना, यहाँ पे स्केलिंग है आपका, स्केलिंग को हमने S लिख दिया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है, आप T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो P डैश इक्वल्स P इंटू S होगा अगर हम रो मेजर की बात करें। अब रो मेजर का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन में हमने देखा कि X Y Z। अब यहाँ पे 3 एक्सिस है, लेकिन हमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, तो हमें एक एक्सिस दैट इज 1 हमें क्या करना होगा, हमें डमी एक्सिस कंसीडर करना होगा। क्यों, क्योंकि 3 डायमेंशनल में हम लोग 4:4 के मैट्रिक्स में होमोजीनियस 4:4 के मैट्रिक्स में हम लोग जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, P डैश जो हमारा है वो क्या है बताइए। P डैश हमारा मान लिया जाए X डैश, Y डैश, Z डैश और साथ में एक आ जाएगा आपका 1, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहां पे अगर आप बात करें स्टूडेंट X Y Z की, यानी कि जो X है, जो Y है, जो Z है, अगर तो जो X डैश होगा स्टूडेंट, इसकी अगर इस फिगर की हम बात करें तो जो X डैश होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा X, यानी कि X डैश अभी जो X का कोऑर्डिनेट था और जो बाद में X का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका X इंटू एस एक्स। यानी कि जो आपका ओल्ड X का कोऑर्डिनेट था उसमें जब हम स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यू X का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बोले Y डैश, तो Y डैश क्या हो जाएगा आपका, जो अभी Y का वैल्यू है उसमें अगर हम इस Y से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि Y के स्केलिंग फैक्टर से, तो क्या आ जाएगा, हमारा न्यू Y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम Z डैश की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अभी जो करंट Z का वैल्यू उसमें हम इस Z जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है Z का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z आ जाएगा। और एक हम डमी लेते हैं क्या, 1, तो यहाँ पे 1 का क्या होता है, 1 = 1 होता है, ये हम लोग लेते हैं डमी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो X डैश, Y डैश, Z डैश 1, ये क्या है हमारा P डैश है, मींस ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है जो हमें मालूम करना है, पता करना है। कैसे पता करेंगे भाई, तो हमें पता है इक्वल्स क्या होगा, P, यानी जो अभी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है। व्हाट इज ओरिजिनल, अभी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है अभी X, यानी कि ओल्ड कोऑर्डिनेट Y Z एंड 1, ठीक है, X Y Z एंड 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, S, यानी कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा फॉर स्केलिंग। अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, रो मेजर का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रो मेजर का जब हम यूज कर रहे हैं तो जो हमारा तीनों एक्सिस है दैट इज X Y Z और साथ में हमने एक डमी एक्सिस को कंसीडर किया है 1, तो उसको हम क्या करेंगे, रो मेजर के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब क्या, उन चारों के वैल्यूज को रो मेजर में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कुछ इस प्रकार से। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रो, अब रो किसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे रो होता है आपका, है ना, और वर्टिकली आपका कॉलम होता है। तो रो मेजर में जब हमें लिखना है स्टूडेंट, तो आपका ये देखिए एक्स वाई जेड और 1, तो एक्स का वैल्यू, ठीक है, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू और 1 का वैल्यू, इसे हम लोग क्या करेंगे रो मेजर में लिखेंगे। और किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी एक्स डैश का, वाई डैश का, जेड डैश का और 1 का। तो चलिए इक्वेशन की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। एक्स डैश में एक्स का क्या वैल्यू है ये बताइए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, एक्स डैश में एक्स का क्या वैल्यू है, इस एक्स डैश में इस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एस एक्स है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे हो जाएगा आपका एस एक्स। नाउ एक्स का वैल्यू वाई डैश में, एक्स का वैल्यू वाई डैश में क्या है ये देखिए, तो वाई डैश में एक्स का वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि 0 हो जाएगा आपका। अब x का वैल्यू जेड डैश में क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, जेड डैश में x है ही नहीं, यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब बताइए x का वैल्यू 1 में क्या होगा, 1 में x है ही नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हम सारे का लिख लें, ठीक है। चलिए y का वैल्यू x डैश में, ध्यान दीजिए x डैश में तो y है ही नहीं यहाँ पे, तो x डैश में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, अच्छा x डैश में क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0। अब y डैश में y का क्या वैल्यू होगा, है ना, ध्यान देते जाइए, y डैश में y का क्या वैल्यू होगा। तो अगर आप y डैश इक्वल्स देंगे तो y इंटू एस वाई, दैट इज y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, एस वाई, तो यहां हो जाएगा एस वाई। नाउ y का वैल्यू z डैश में क्या होगा, तो y का वैल्यू अगर आप z डैश में देखें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहां तो है ही नहीं, तो 0। y का वैल्यू अगर आप 1 में देखें तो 1 में भी नहीं है, तो 0, कोई दिक्कत नहीं। z का वैल्यू x डैश में, क्या x डैश में z है, नहीं है, तो ये 0। z का वैल्यू y डैश में, क्या y डैश में z है, नहीं है, तो 0। z का वैल्यू z डैश में, क्या z डैश में z है, हाँ, इसका कोएफिशिएंट क्या है, sz, तो ये हो जाएगा sz। z का वैल्यू 1 में क्या होगा, z है नहीं, तो 0 हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू, यहां पे आपको खास ध्यान देना है, 1 का वैल्यू स्टूडेंट लिखना है हम लोग को किसके लिए, किसके लिए, एक्स डैश के लिए। तो अगर आप यहां पे ध्यान दें कि 1 का वैल्यू एक्स डैश में क्या होगा, तो 1 का वैल्यू अगर आप देखना चाहें यहां पे, तो ध्यान दीजिए सारे लोग, तो अगर आप स्टूडेंट 1 का वैल्यू देखें एक्स डैश में, तो क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 का वैल्यू एक्स डैश में 1 है ही नहीं, तो 0। 1 का वैल्यू y डैश में 0, 1 का वैल्यू z डैश में 0, 1 का वैल्यू 1 में क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका इक्वेशन p डैश इक्वल्स p इंटू एस। तो ये हो गया p डैश, यानी कि आपका जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है जिसपे आपको ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है वो हो गया ये कोऑर्डिनेट आपका 1, हमने एज अ डमी लिया है इसे, आपको जब कैलकुलेशन बाद में आएगा तो 1 को नेग्लेक्ट कर देना है। ये आपका हुआ जो आपका अभी ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये हुआ आपका न्यू कोऑर्डिनेट, सॉरी ये हुआ ओल्ड कोऑर्डिनेट इनटू हमने स्केलिंग फैक्टर, इसे आपको नोट नहीं करना है, या आप कर सकते हैं, ये आपका मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है, ये यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आया स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग। अगर आप यहां पे लिखें आपका इसे आप अगर पूरा लिखे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड 1 इक्वल्स, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, फाइनली आपका आंसर आएगा x इंटू एस एक्स, ओके, y इंटू एस वाई, जेड इंटू एस जेड, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 1, ये आएगा आंसर। अब हमने इतना क्यों किया परफॉर्म, इतना इसीलिए परफॉर्म किया, अगर आपको सिर्फ स्केलिंग परफॉर्म करना है तो आप इसका यूज कीजिए, ठीक है, आपको अगर सिर्फ स्केलिंग परफॉर्म करना है तो आप इसका यूज कीजिए, तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ परफॉर्म करने हैं, ठीक है, स्केलिंग देन रोटेशन देन ट्रांसलेशन, देन आप इसका यूज करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ। जैसे देखिए अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल लिया है, अगर मान लिया जाए आपको कहीं दे दिया जाए कि आपको ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है एंड देन आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन के बाद स्केलिंग परफॉर्म करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देन उस पे स्केलिंग करेंगे तब न्यू कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का कोऑर्डिनेट निकाला था ना, हमने ट्रांसलेशन का जो मैट्रिक्स निकाला था
उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स फॉर टी इंटू एस, दैट इज ट्रांसलेशन इंटू स्केलिंग, और उसको फिर हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो चलिए ये हो गया आपका रो मेजर के लिए स्टूडेंट। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखे तो ये हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, दैट इज यहाँ पे टी इक्वल्स क्या हो गया स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे लिखे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट इज टी इक्वल्स, तो ये हो गया आपका दैट इज एस एक्स 0 0 0 0 एस वाई 0 0 ओके 0 0 एस जेड 0 एंड 0 0 0 1। ये हो गया आपका स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग इन रो मेजर। अगर आप कॉलम मेजर की भी बात करें तो सेम आएगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप बात करें स्टूडेंट कॉलम मेजर की, कॉलम मेजर, ठीक है, तो कॉलम मेजर में क्या हो जाएगा, पी डैश इक्वल्स एस इंटू पी। अब ये एस क्या है, स्केलिंग फैक्टर है, स्केलिंग मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। नाउ पी डैश क्या है हमारा कॉलम मेजर में, अगर हम लिखे तो पी डैश है हमारा क्या, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जो हमें न्यू कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और एक डमी है हमारा 1। ये हमें मालूम करना है, हमें मालूम क्या है, हमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मालूम है। अब इस बार ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इस बार ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे कॉलम मेजर में। कॉलम मेजर का मतलब क्या कि जो एक्स वाई जेड और 1 का वैल्यूज होगा उसे हम कॉलम में लिखेंगे। मींस पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इनटू यहाँ पे पी हो जाएगा, पी को मैं लिख दे रहा हूं, पी क्या होगा आपका, जो अभी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है या ओल्ड कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड, और डमी हो गया 1। नाउ ये कॉलम मेजर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका वैल्यूज होगा किसका, एक्स वाई जेड और 1 का, वो कॉलम में आएगा, यानी एक्स वाई जेड और 1 का जो वैल्यूज होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और 1 के रिस्पेक्ट में। नाउ अगर आप बात करें स्टूडेंट एक्स डैश में एक्स का वैल्यू तो क्या है बताइए, एक्स डैश में एक्स का वैल्यू है एस एक्स, वाई डैश में एक्स का वैल्यू क्या है, वाई डैश में एक्स का वैल्यू है 0। कॉलम मेजर हम लोग चल रहे हैं, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, 1 का वैल्यू। चलिए एक्स का वैल्यू जेड डैश में क्या है, जेड डैश में एक्स है ही नहीं तो 0, 1 में एक्स का वैल्यू क्या है 0। ना वाई का वैल्यू की बात कर लेते हैं, एक्स डैश में वाई का वैल्यू क्या है, वाई डैश में देखिए ध्यान से एक्स है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। y डैश में y का वैल्यू क्या है, y डैश में y क्या है, इस y से मल्टीप्लाई किया गया है, इस y कोएफिशिएंट है। z डैश में y का वैल्यू, z डैश में y है ही नहीं तो 0, 1 में y का वैल्यू 0। नाउ अब z के वैल्यू की बात कर लेते हैं, x डैश में z है क्या, नहीं तो इसका वैल्यू 0, y डैश में z है क्या, नहीं इसका वैल्यू 0, z डैश में z है क्या, हाँ किससे मल्टीप्लाई, sz से, तो sz हो गया इसका वैल्यू, 1 में z है क्या, नहीं 0। नाउ x डैश का वैल्यू 1 में 0, y डैश का वैल्यू 1 में 0, z डैश का वैल्यू 1 में 0 और 1 का वैल्यू 1 में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कंपेयर करें इन दोनों को, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया था किसके लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया था आपका रो मेजर के लिए, और ये आपका आया कॉलम मेजर के लिए, दोनों देखिए सेम है। यानी कि हमने देखा कि 3D स्केलिंग में अगर हम रो मेजर करें या कॉलम मेजर करें दोनों सेम आता है। चलिए तो ये हो गया आपका पी डैश इक्वल्स एस इनटू पी एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गया सेम, यानी कि आइदर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रो मेजर रहे, कॉलम मेजर रहे, स्केलिंग के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपका यही होगा फॉर 3D स्केलिंग। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट कॉलम मेजर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका जो 3D स्केलिंग था वो एंड हो गया, कहीं कोई दिक्कत, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप एस क्या है हमने बता दिया यहाँ पे कि हम लोग हमेशा जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, पी डैश इक्वल्स पी इंटू टी, जहां पे पी डैश क्या होता है, पी डैश होता है आपका जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है या जिसे आप ओल्ड कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद P क्या होता है, P होता है जो कोऑर्डिनेट अभी आपके पास है एक्स वाई जेड की वैल्यू या एक्स वाई की वैल्यू 2 डायमेंशनल हो आइदर 3 डायमेंशनल हो। T क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो आपको उस पर परफॉर्म करना है, आइदर आपको उस पर 10 ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है, ट्रांसलेशन स्केलिंग रोटेशन सारा, या आपको सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ रोटेशन या सिर्फ स्केलिंग परफॉर्म करना है, उसका मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, ये जनरल है। तो आखिर T यहाँ पे है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आइदर अगर हमें 10 ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमें क्या क्या परफॉर्म करना है, कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जहां पहले रोटेशन करना है, देन ट्रांसलेशन, देन स्केलिंग, इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स आता है ना, ये किसका मैट्रिक्स है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है फॉर स्केलिंग,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा रोटेशन का इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा ट्रांसलेशन का, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा स्केलिंग का, और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स आएगा हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसीलिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को निकालते हैं स्टूडेंट कि हमें बार बार इस P का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा हम ये T निकाल लेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, और P से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही हम लोग ओल्ड कोऑर्डिनेट से हमारा न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दिस इज व्हाई हम लोग निकालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। 3D स्केलिंग न्यूमेरिकल हम लोगों को करना नहीं है 3 डायमेंशनल में, तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। जस्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि आप 3 डायमेंशनल स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखिए। तो आपको हमने स्केलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बता दिया, सेम होता है तो आपको एक ही लिखना है। ट्रांसलेशन का हमने रो मेजर कॉलम मेजर दोनों के लिए बता दिया। 6 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है फिगर बना के किस प्रकार से होता है। 4 मार्क्स में पूछा जाए आप सिंपली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। और वीडियो का अगर मैं लेंथ देखूं तो 1 आवर 14 मिनट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम लोग स्टूडेंट जो 3D रोटेशन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप बात करें यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग त्रिआयामी की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से नहीं, यानी कि 3 डायमेंशन, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा x एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है हमारा, यानी कि कोई कुछ इस प्रकार से रोटेट कर रहा हो, है ना। तो ये x एक्सिस के अराउंड हो गया, या कोई और इस स्थिति में हम कुछ इस तरफ से देखेंगे स्टूडेंट, है ना। या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा y एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हो, ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से। अगर y एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा तो कैसे करेगा बताइए, y एक्सिस के अराउंड आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और क्लॉक कैसे रोटेट करता है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ऐसे। और अगर यहाँ पे हमारा i कुछ इस तरफ होगा, ठीक है। अगर मैं z एक्सिस की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि z एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हो, है ना, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे 3 अलग अलग सिचुएशन होंगे और तीनों के लिए हमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना होगा स्टूडेंट। उसमें थोड़ा समय लगेगा, आधा 1 घंटा लग सकता है। उसके बाद हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिंपली एंड हो जाएगा और प्रोजेक्शन की ओर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे 3D रोटेशन को डिस्कस करेंगे हम लोग। इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।